सोचिए, अगर भारत का पूरा इतिहास, उसकी आत्मा एक ही राज्य की जमीन में समाई हो तो एक ऐसी जगह जहां हजारों सालों से इतिहास करवटें ले रहा है, जहां की हवाओं में आज भी पौराणिक कथाएं गूंजती हैं और जहां से आज भी आधुनिक भारत की राजनीति की धारा बहती है। जी हां, आज हम उसी उत्तर प्रदेश की कहानी में उतरने वाले हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे सामने है। आखिर कैसे सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर लिखने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समय के पन्नों को पलटते हैं। ठीक है, तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे एकदम प्राचीन नींव से, फिर देखेंगे कि कैसे यहाँ बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े। उसके बाद हम उस कमाल के सांस्कृतिक संगम को समझेंगे जिसने इस जगह को एक नई पहचान दी, और आखिर में देखेंगे कि आज़ादी के बाद ये भारत का राजनीतिक गढ़ कैसे बन गया। तो बस तैयार हो जाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश की कहानी किसी राजा या किसी एक साम्राज्य से शुरू नहीं होती। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है। इसकी जड़ें उस जमाने तक जाती हैं जब इंसान ने पहली बार पत्थर को औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखा था। जरा इस नक्शे को देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बांदा जैसे इलाकों में मिली पाषाण युग की बस्तियों के सबूत हैं। ये सिर्फ जमीन पर कुछ निशान नहीं हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये धरती दसियों हजारों सालों से इंसानी हलचल का केंद्र रही है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये वो जमीन है जहाँ पौराणिक कथाएं और इतिहास एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एक तरफ ये राम की अयोध्या और कृष्ण की मथुरा है, जो इसे करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ यहीं से हमें संगठित राज्यों और बौद्ध धर्म जैसे क्रांतिकारी विचारों का ऐतिहासिक उदय भी देखने को मिलता है। और इसी ऐतिहासिक उदय का सबसे बड़ा सबूत थे महाजनपद। आप इन्हें प्राचीन भारत के पहले बड़े बड़े राज्य या पॉलिटिकल पावर सेंटर समझ सकते हैं। ये वो दौर था जब पहली बार शहर बन रहे थे, व्यापार फल फूल रहा था और भारत कबीलों से आगे बढ़कर बड़े राज्यों की शक्ल ले रहा था। और ये स्लाइड तो सब कुछ साफ कर देती है। सोचकर देखिए, पूरे भारत में जो 16 महाजनपद थे, उनमें से लगभग आधे 7 महाजनपद आज के उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर थे। काशी, कोसल, वत्स ये सब यहीं थे। क्यों? क्योंकि यहाँ गंगा के उपजाऊ मैदान थे, व्यापार के रास्ते थे, यानी वो सब कुछ था जो किसी भी इलाके को एक पावर हाउस बनाने के लिए जरूरी होता है। और बात सिर्फ राजनीतिक ताकत की नहीं थी, ये जमीन नए विचारों की जन्मभूमि भी बनी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश यहीं वाराणसी के पास सारनाथ में दिया, और उन्होंने अपना शरीर भी यहीं कुशीनगर में त्यागा। मतलब एक ऐसा विचार जो पूरी दुनिया में फैला, उसकी शुरुआत इसी मिट्टी से हुई। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम उस दौर में चलते हैं जब ये क्षेत्र भारत के सबसे शानदार साम्राज्यों का दिल बना, खासतौर पर उस युग का जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्त काल। गुप्त शासकों ने यहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों से उठकर पूरे भारत पर राज किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने नींव रखी तो उनके बेटे समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों से साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर कुमारगुप्त ने दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा की स्थापना की, और स्कंदगुप्त ने खतरनाक हूणों से देश को बचाया। ये वो दौर था जब विज्ञान, कला, साहित्य सब कुछ अपने चरम पर था। और गुप्तों के बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। महान सम्राट हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के ही एक शहर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, और देखते ही देखते कन्नौज पूरे उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र बन गया। आप समझ लीजिए उस जमाने का दिल्ली या आगरा। अब हम आते हैं मध्यकाल में। ये एक ऐसा दौर था जब इस जमीन पर 2 महान संस्कृतियों का संगम हुआ। ये हिंदू और इस्लामी परंपराओं के मिलने का समय था, जिसे पहले मुगलों ने और फिर अवध के नवाबों ने एक नई शक्ल दी। मुगलों के सत्ता के केंद्र आगरा और दिल्ली इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द थे, और उन्होंने यहाँ एक ऐसी गंगा जमनी तहजीब को जन्म दिया जो आज भी हमारी पहचान है। खासतौर पर अकबर जैसे सम्राटों ने कला, संगीत और प्रशासन में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभाओं को एक साथ लाकर एक कमाल की विरासत तैयार की। और जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो इस संस्कृति का नया केंद्र बना लखनऊ। अवध के नवाबों ने लखनऊ को अदब, नज़ाकत, संगीत और वास्तुकला का ऐसा केंद्र बनाया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। रूमी दरवाजे की शान हो या बड़े इमाम बाड़े की रहस्यमयी भूल भुलैया, ये सब उसी दौर की देन है।
और अब कहानी पहुंचती है आधुनिक दौर में। जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने इसी क्षेत्र को पहली बार एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर जोड़ा और इसे वो शक्ल दी जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये टाइमलाइन बड़े अच्छे से समझाती है कि ये हुआ कैसे। देखिए, 1833 में इसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। फिर 1902 में ये बना यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, जिसे शॉर्ट में लोग यूपी कहने लगे। 1920 में राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ आ गई और फिर आज़ाद भारत में 1950 में इसे अपना आज का नाम मिला उत्तर प्रदेश। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की भूमिका बिल्कुल ही बदल गई। अपनी विशाल आबादी और लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों की वजह से ये भारत की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया, एक ऐसा गढ़ जिसे जीते बिना दिल्ली पहुंचना नामुमकिन माना जाता है। इस राज्य ने देश को कई मायनों में रास्ता भी दिखाया है। गोविंद बल्लभ पंत इसके पहले मुख्यमंत्री थे। 1963 में सुचेता कृपलानी के रूप में देश को पहली महिला मुख्यमंत्री यहीं से मिली और फिर मायावती, जो भारत के किसी भी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी, वो भी यहीं से। ये सामाजिक बदलाव के बड़े मील के पत्थर थे। और अब वो आंकड़ा जो सब कुछ साफ कर देता है, 8। उत्तर प्रदेश ने देश को किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा यानी 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक इस राज्य की राजनीतिक जमीन ने हमेशा देश को नेतृत्व दिया है। लेकिन इतना बड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता। राज्य के पहाड़ी इलाकों के लोगों को लगता था कि उनकी जरूरतें, उनकी संस्कृति मैदानी इलाकों से अलग है और लखनऊ से उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई दशकों के आंदोलन के बाद साल 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। तो पाषाण युग की बस्तियों से महाजनपदों के उदय तक, साम्राज्यों के स्वर्ण युग से लेकर आधुनिक भारत के राजनीतिक गढ़ बनने तक, उत्तर प्रदेश का सफर वाकई में भारत का ही सफर है। ये एक ऐसी जमीन है जो हमेशा से हर कहानी के केंद्र में रही है। तो अब सवाल बस यही है कि इतने शानदार और जटिल अतीत के साथ इस महान राज्य के भविष्य का अगला अध्याय क्या होगा।